नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। इनका नाम शरद कुमार दुबे जी है। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पहले ही प्रयास में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरे भारत में 23वां स्थान प्राप्त करते हुए चयनित हुए हैं। इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने जीवन में एक भी एग्ज़ाम फेल नहीं किया है। इन्होंने हर बार अपने पहले ही प्रयास में कोई भी एग्ज़ाम हो क्रैक किया है। आपसे मिलवाने का मेरा उद्देश्य यह था कि इनका जो सिद्धांत है, इनके जो विचार हैं, वाकई सफलता प्राप्त करने के लिए आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यह मेरे गांव के हैं और ना केवल मेरे गांव के हैं, अपितु इनका जो घर है मेरे घर के बिल्कुल बगल में है। साथ ही हम दोनों के अंदर एक बहुत समान गुण है कि हम दोनों प्रकृति प्रेमी हैं और हम दोनों को शाम को करीब 5 से 7 किलोमीटर डेली वॉक करना होता है। इसलिए हम लोग साथ में करीब 5-6 साल से लगातार वॉक करते हैं। तो इनके विचार और इनके पूरे जीवन की क्या जर्नी रही है, मैंने अपनी आँख के सामने देखा है। और इनके कुछ सलाह थे, वो लगातार मुझे भी कुछ सलाह देते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए। और किसी भी व्यक्ति को जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसे इन सलाह को ज़रूर मानना चाहिए। इसलिए मैंने आज आपके सामने श्री शरद कुमार दुबे जी को लाया है कि आप इनकी उस सलाह को ज़रूर सुने। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि शरद कुमार दुबे जी अपना कुछ परिचय आपको प्रदान करें। योगाचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि मेरा नाम शरद कुमार दुबे है और मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है इसी गांव के शासकीय विद्यालय से की है, कक्षा 10वीं तक। उसके बाद मेरा चयन मध्य प्रदेश के सुपर 100 योजना में हुआ, जिसके कारण मैंने अपनी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई मल्हार आश्रम इंदौर से किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक से किया है। एमएससी में मेरा विषय बॉटनी था और इस विषय के लिए मुझे गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। मैंने कुछ नेशनल लेवल एग्ज़ाम जैसे गेट, CSIR, नेट और DBT JRF इत्यादि उत्तीर्ण की है। इसके कारण मुझे PhD में प्रवेश भी मिला। PhD के दौरान मैंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी किए हैं। सन 2022 में सर मेरे जीवन में एक बहुत ही कठिन चुनाव आया, क्योंकि मेरा चयन मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक के रूप में हुआ। हालांकि चूंकि मैं PhD कर रहा था तो उस समय मैं शिक्षक के रूप में ज्वाइन करना नहीं चाहता था, मगर पारिवारिक कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि मुझे माध्यमिक शिक्षक के रूप में ज्वाइन करना पड़ा। लगभग 2.5 साल माध्यमिक शिक्षक के रूप में सेवा देने के बाद मैंने उच्च माध्यमिक शिक्षक का भी एग्ज़ाम पास किया और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जिस स्कूल में मैंने खुद पढ़ाई किया है उसी स्कूल में मुझे एज ए उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान हुआ। लेकिन मैं इतना में ही रुका नहीं रहा और मैंने अपना प्रयास जारी रखा और उसी प्रयास का सुखद परिणाम मुझे ये मिला कि मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित हूँ। और मैं अब यही चाह रहा हूँ कि आगे मैं जिस पद पर चयनित हूँ उसी पद में रहते हुए अपने देश के लिए कुछ बहुत मूल कंट्रीब्यूशन दूँ। दोस्तों, शरद जी मैंने बताया कि हमेशा हमारे साथ रहे हैं, तो इनका मैंने शुरू से एक चीज़ देखा कि ये बचपन से ही प्रोफेसर बनना चाहते थे। मतलब ये हमेशा मुझको कहते थे, मैंने इनको कई बार कहा कि भाई आप इतने योग्य हैं, IAS IPS के लिए भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो इन्होंने कहा नहीं भैया, मुझे जो है तो असिस्टेंट माने मुझे जो प्रोफेसर पद ही प्राप्त करना है। तो ये चीज़ मैंने देखा कि इनका जो लक्ष्य था वो कभी भटके नहीं, अपने लक्ष्य के लिए ही हमेशा एकाग्र रहे। एक घटना का आपके सामने मैं जिक्र करना चाहता हूं। जब शरद ने नेट क्वालिफाई किया था, चूंकि इनका बचपन से सपना था कि ये प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी समय पे इनका वर्ग 2 के लिए भी इनको माने ये पास हो गए थे, तो इनकी शिक्षक पद के लिए भर्ती होने वाले थे। तो उस समय ये बहुत परेशान थे, क्योंकि ये एक और जो बचपन से इनका सपना था कि प्रोफेसर बनना है, उसके लिए PhD करना था, और दूसरी ओर एक पारिवारिक कुछ स्थिति थी कि उनको सरकारी नौकरी भी ज्वाइन करनी थी। तो उस समय ये बहुत द्वंद्व से गुजर रहे थे। तो मैं शरद से जानना चाहूँगा कि उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे? आनंद जी, जैसे अभी आपने बताया, मैं आपको सच सच बताऊंगा तो मैं बिल्कुल भी इस पद को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। लेकिन उस समय मेरे ऊपर इतना ज़्यादा पारिवारिक दबाव था, क्योंकि आप भी सामान्य में जानते हैं कि जनरली सरकारी नौकरी का बहुत एक प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा किया गया है कि सरकारी नौकरी है, एक बार लग गया दोबारा नहीं लगेगा। और मेरे पिताजी भी 2024 में रिटायर होने वाले थे और हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सर, मुझे जारी करना पड़ा। लेकिन तब मैं बैठा और मैं ध्यान से सोचा कि यार मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है कि मेरा उद्देश्य PhD करना है। तब मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि बिल्कुल मुझे PhD करना है, इसमें कोई द्वंद्व की बात नहीं है, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही था। और जब मैं ये पता किया कि जब मेरे पास ऑलरेडी नेट है और मैं सीधे मध्य प्रदेश लोक सेवा का एग्ज़ाम निकाल के भी असिस्टेंट बन सकता हूँ, तो
क्यों ना अभी ये जॉब ज्वाइन किया जाए और जॉब में रह के उस चीज़ की तैयारी किया जाए। तो फिर मैंने अपने आप को काफ़ी समझाया और फिर मैंने एक दिल पे पत्थर रख के एक स्ट्रॉन्ग कॉल लिया कि चलो अभी जो है वो इसको ज्वाइन करते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और मैंने तुरंत माध्यमिक शिक्षा के रूप में ज्वाइन किया, 2.5 साल सर्विस किया। 2.5 साल सर्विस के बाद उच्च माध्यमिक के रूप में भी चयनित हुआ, लेकिन मैंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। और फिर ईश्वर की कृपा रही कि चूँकि मैंने एक एम बनाकर लगातार प्रयास किया था, तो ईश्वर की कृपा रही कि फाइनली मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में चयन हो ही गया। इनकी जीवन की जो पूरी यात्रा चूंकि मेरे आँख के सामने हुई है, तो मैं वाकई दावे के साथ कह सकता हूं कि इन्होंने अपने एक लक्ष्य को जो चाहा था उस पर लगातार इन्होंने कार्य किया। बहुत सारे दूसरे भटकाव भी आए थे, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने त्यागा। और जब मैं सलाह दे रहा था, हालांकि इनसे बातचीत के दौरान मुझे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने समझाई कि आप भी भैया कुछ ऐसा करिए या इस प्रकार से आप काम करिए। तो इनकी जो सलाह थी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं जानता हूं कि इस सलाह को दुनिया का कोई भी युवा यदि फॉलो करेगा तो वह भी अपने जीवन में निश्चित सफल होगा। तो मैं शरद जी से चाहूँगा कि वह कौन सा एक गुण है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमारे वीडियो के मित्रों को ज़रूर बताइए। तो देखिए आनंद जी, बात ऐसा है कि ये तो आप कई बार यूट्यूब के माध्यम से भी या अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से बार सुने होंगे कि हमको टारगेट होना ज़रूरी है जीवन में। लेकिन मैं मानता हूँ कि टारगेट भी 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए, एक वो टारगेट जो हमको पता होना चाहिए कि हम वो अचीव नहीं कर सकते। मैं अब जैसे वो बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन हमको कुछ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में सोचना पड़ता है। वो कुछ भी का तात्पर्य ये है कि आप एक सही समय में वो टारगेट बना दिए हो तभी वो अचीव होगा। जैसे कि मैं 30 साल का व्यक्ति हूँ, मेरी क्रिकेट में कोई खास रुचि नहीं है, लेकिन मान लो मैं आज ये टारगेट बनाता हूँ कि मुझे भी इंडिया टीम में चयनित होना है। तो आपको लगता है कि 30 साल में मैं क्रिकेट खेलना जस्ट शुरू करूँगा और मैं पहुँच पाऊँगा? मतलब एक हिसाब से आप हाइपोथेटिकल बोलेंगे तो हो सकता है आप कोई केस बताइए कि नहीं लग जाओ, शायद पॉसिबल है। पर मेरा ये मानना है कि नहीं, ये बोलने में भले अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमको ऐसे चीज़ों की पहचान करनी पड़ती है कि क्या मैं अचीव नहीं कर सकता। अब बच्चे 2 टारगेट जो मैं अचीव तो कर सकता हूँ लेकिन मैं करना नहीं चाहता। यानी इसको आप इस तरीके से समझिए कि जब हम मार्केट में सक्सेस लोगों को देखते हैं तो भारत देश में कई विधाएं हैं, लोग अपने अपने विधाओं में सक्सेस हैं। कोई संगीत में सक्सेस है, कोई राजनीति में सक्सेस है, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी, कई प्रकार से सक्सेस है। सवाल यह है कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम जो टारगेट सफल मतलब अपने से चुनेंगे वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या हम नहीं करना चाहते। जैसे मैं आप ही को उदाहरण लूँगा, अभी आपने बोला है ना कि हम बहुत लंबे समय से साथ में चल रहे हैं, टहल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपकी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है। तो जैसे मैं आपका ही उदाहरण लेता हूँ कि सरकारी नौकरी, मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ सर कि अगर आप चाहें तो आप 1 साल 2 साल में कोई भी सरकारी नौकरी निकाल सकते हैं, इतनी आप में प्रतिभा है। लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप निकाल तो सकते हैं मगर आप निकालना ही नहीं चाहते क्योंकि ये आपको पसंद ही नहीं है। तो कम से कम आपका एक चीज़ डिफाइन हुआ कि ये मुझे नहीं करना है। तो जब हम टारगेट सेट करते हैं तो हमको टारगेट को 3 भागों में बांटना है। हम क्या नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, और हम क्या कर सकते हैं और हम करना चाह रहे हैं। तो हमने जो ऐसा टारगेट चुना जो हम कर सकते हैं और दिल से करना चाह रहे हैं, अगर हम उस पर सतत प्रयास करेंगे तभी हमको सफलता मिलेगी। शरद, आपने जब इंटरव्यू दे के आया था तो आपने मुझे चर्चा के दौरान एक प्रश्न बताया था जिसका उत्तर जो आपने दिया था वो इंटरव्यू लेने वालों को बहुत पसंद आया था, साथ में मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं चाहता हूं कि आप जनता को उसके बारे में बताइए, क्योंकि उस उत्तर में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। प्रश्न ये था कि अब मान लीजिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपने इसका क्या जवाब दिया था? जी आनंद जी, यह जो प्रश्न है यह मेरे पूरे इंटरव्यू सेशन का अंतिम प्रश्न था। और जब उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में तुरंत एक संदेश गया कि वो पक्के से मुझसे मेरे कर्तव्य के बारे में जानना चाह रहे हैं, या इनडायरेक्टली वो ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम आपका चयन क्यों करें। तो मैंने इसका उद्देश्य दिया था कि सर अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो मैंने पीएचडी में जो भी काम किया है मैं उस काम को आगे बढ़ाना चाहूँगा। और जो मेरा पीएचडी का काम ये है सर
कि आजकल जो है फसल को उत्पादन करने के लिए हम बहुत से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं, और मेरे पीएचडी का थीम ही ऐसा है कि मैं कुछ बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट से ऐसा कुछ कर पाऊँ कि हमको ये जो केमिकल्स हैं इन पे हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाए। तो मैंने उसको यही आंसर दिया था सर कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद अपना पूरा जीवन इसी शोध में लगाऊंगा, और मैं कुछ ऐसा ढूंढना चाहूँगा कि इन केमिकल्स पे हमारा निर्भरता कम हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये करने में संभव हो पाया तो ये हमारे देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। इस पूरे उत्तर से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है। इस प्रश्न का बहुत लोग देखिए, जैसे प्रोफेसर कोई बन गया, प्रोफेसर का मुख्य काम है शोध का कार्य, लेकिन बहुत सारे लोग प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद IAS IPS बहुत सारे फील्ड्स में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपने प्रोफेशन को लेकर एक बेईमानी है। यदि आप प्रोफेसर बनते हैं तो इस दुनिया को विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान देना चाहिए, जो कि मैंने शरद जी से वाकई सीखा कि यदि आप प्रोफेसर हैं तो आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए कि हम विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों को क्या दे सकते हैं, और जैसे इन्होंने बताया कि किसानों को क्या दे सकते हैं। तो ये अपने फील्ड में रह के अपने फील्ड में बड़ा कार्य करना सबसे बड़ी बात होता है, कि अपने लक्ष्य के प्रति पूरा लगन होना। शरद, चूंकि आप पहले भी शिक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं, अब आपकी जिम्मेदारी चूंकि बढ़ चुकी है, अब आप एक प्रोफेसर बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे आगे चल के इस देश का बहुत सारा कार्य करेंगे, ऑफिसर बनेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में विकास करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप आने वाले जो भारत के भविष्य हैं, उन्हें आप मुख्य रूप से आपका क्या उद्देश्य, आप उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? आनंद जी, मेरे जो स्टूडेंट होंगे मैं उनको एक ही मूल बात सिखाऊंगा कि देखो बच्चों, आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहो, और आप एम वही चुनो जिस पे आप पूरी श्रद्धा के साथ काम कर सको। जैसे कि मेरे बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि देखो बच्चों, अगर आपको सच में इंजीनियर बनना है तो आप IIT की तैयारी करो। अब आप IIT की तैयारी करोगे, मेंस निकालोगे, एडवांस निकालोगे, IIT में प्रवेश लोगे, BE BTech करोगे। सवाल ये है कि आप 4 साल BE BTech किए और उसके बाद आप UPSC एग्ज़ाम निकाल के IAS लाइन में चल दो। चलो मैं मान गया कि आप एक बहुत अच्छे IAS बन गए, पर आप मुझे बताइए कि आपने एक इंजीनियरिंग की सीट बर्बाद की। क्या आप इस चीज़ को नहीं मानेंगे? क्या आप नॉर्मल BSc करके IAS नहीं बन सकते थे? तो क्या इसमें ये सवाल नहीं जुड़ा कि अगर आप पहले से डिसाइड कर लिए होते कि मुझे IAS लाइन में ही जाना है, तो अगर आप शायद IIT लाइन में ना जाते तो एक आपसे नीचे वाला बच्चा, उसको IIT की सीट मिल जाती, और हो सकता है वो भारत देश में बहुत अच्छा इंजीनियरिंग के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा होता। तो मेरा सबको ये सलाह है कि पहले तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपको एक्चुअल में करना हो आप उसी से संबंधित कोर्स करें, बाकी कोर्स आप ना करें। दूसरा मेरा ये सलाह है सर कि जैसे देखिए, आप बहुत सारे वीडियो में देख रहे होंगे कि हमारे मतलब प्रचार कैसे किया जाता है चीज़ों का। एक गरीब घर का बच्चा है, वो IAS की तैयारी किया, IAS बन गया, एकदम लाल बत्ती के साथ एंट्री लिया, अपना दरवाज़ा खोला, स्टोरी समाप्त। या कोई व्यक्ति है, उसको प्यार में धोखा मिल गया और उस धोखे से बचने के लिए वो खूब तैयारी किया, या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया या किसी और विभाग में सफल हो गया, स्टोरी समाप्त। पर मेरा ये कहना है कि तुम बन गए, कितने साल में बन गए? 30 साल 32 साल में बन गए। अभी आपके पास पूरी 30 साल का कैरियर बचा है। सवाल यह है कि बनने के बाद आपने उस 30 साल क्या किया। अगर आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और अगर आपने वो रह के IAS बन गया, तो आप अपने जैसे गरीब लोगों के लिए क्या किए? तो मेरा सबको ये सिद्धांत है, जैसे मैं असिस्टेंट क्यों बनना चाह रहा हूँ, मैं बनना चाह रहा हूँ तो मेरी क्या जवाबदारी है कि अपने बच्चों को बॉटनी पढ़ाना, इसके साथ साथ बॉटनी के क्षेत्र में देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करना। तो मैं विज्ञान के क्षेत्र में ही, स्पेशली वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में कुछ रिसर्च का काम करूँगा और अपने देश में कुछ कंट्रीब्यूशन करूँगा। ठीक वैसे ही जो मेरे विद्यार्थी अलग अलग विधा में सफल होते हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप अपने विधा में बहुत अच्छा काम करें और देश के लिए कुछ करें। इतना सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाए, क्योंकि आप अगर एक अच्छे जॉब में पहुंच गए तो भारत देश में इतनी बेरोजगारी है कि आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी कि आप ऑलरेडी बेहतर जीवन, बहुत लोगों की तुलना में आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। तो कृपया बहुत ज़्यादा लालची ना बने और जिस पद में आप पहुँच चुके हैं उस पद में रह के आप अपने देश के लिए जितना अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं आप वो करें। शरद जी ने अभी जो हमें उत्तर बताया है, असल में ये कोई भी भावनात्मक रूप से लोगों को दिखाने के लिए बोल सकता है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ही 7-8 साल से, ये मेरे से काफ़ी जूनियर है, 7-8 साल से लगभग ये हमारे साथ रहे हैं। तो मैं सत्य कह सकता हूँ कि इन्होंने जो बातें बोली हैं वास्तव में उसको अपने जीवन में जीते हैं। इनका ये वास्तव में सिद्धांत है। ये चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते थे, IPS IAS PSC बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन इनको चूंकि शिक्षक बनना था, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कार्य करना था, इसलिए उन्होंने एकाग्र होकर प्रोफेसर बनना ही सपना देखा और आज इसे प्राप्त किया है।
सराद, आप हमारे मित्र हैं, तो एक हंसी मजाक में आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि आप शादी कब कर रहे हैं? अरे भैया, ये सवाल तो आपको मेरे मम्मी पापा से पूछना चाहिए। खैर, बात यह है कि अब हमारे पिताजी लोग ढूंढ ही रहे होंगे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। तो हो गया, जब ईश्वर लिखा होगा, जब संयोग होगा तो शादी ब्याह भी हो ही जाएगी। तो मैं शरद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इनका आने वाला भविष्य भी देश के लिए अच्छा हो।